पर महाराष्ट्र से, जहां पर अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन रहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल भी बेहद तेज है। बीजेपी के गठबंधन महायुति में सीटों को लेकर क्या समीकरण तैयार होगा, इस पर मंथन के लिए अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को संभाजी नगर में एक अहम बैठक हुई। इसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में सीट आवंटन पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर 1 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला बना है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जरा बता देते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी को 155 से 160 सीटें, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। इसके अलावा महायुति में एक और पार्टी यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, उनको 80 से 85 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 55 से 60 सीटें देने पर विचार किया गया है। बीजेपी के नेता राव साहेब दानवे ने कहा कि सीट आवंटन को लेकर हमारे बीच कोई विवाद नहीं, काउंसलिंग के जरिए बातचीत चल रही है और जब अंतिम सीट आवंटन हो जाएगा तो हम घोषणा करेंगे कि कौन सी सीट किसे मिलेगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा जो दौरा है वो 2 दिन का है। आज उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। इन 2 दिनों में अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वो पार्टी के अलग अलग बैठकों में हिस्सा भी ले रहे हैं। उनका ये पूरा कार्यक्रम बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आज की बात करें तो नासिक में उत्तर महाराष्ट्र संभाग के पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों का जायजा भी लिया। इसी बीच अमित शाह ने महाराष्ट्र में क्षेत्रवार स्थानीय मुद्दों को समझा, जानने की कोशिश की। स्थानीय नेताओं को लेकर लोगों का रुख जाना, फीडबैक पर रणनीति में सुधार करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो इस दौरान कई बैठकों के जरिए जो मूल विषय रहा वो ये कि ग्राउंड जीरो पर चुनाव से पहले बीजेपी की स्थिति क्या कुछ है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले तैयारियों के लिए 13 नेताओं की भारी भरकम फौज को मैदान में उतार दिया। इनमें से दूसरे राज्यों के 6 संगठन मंत्रियों को महाराष्ट्र के चुनाव में उतार दिया। 7 पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को भी महाराष्ट्र में काम पर लगा दिया है। ये सभी नेता महाराष्ट्र के अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में काम शुरू भी कर चुके हैं। और हमारी अगली खबर भी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर टूटने को लेकर सियासी बवाल के बाद अब राज्य सरकार ने नई प्रतिमा बनवाने का टेंडर जारी कर दिया। लोक निर्माण विभाग के कांकावली डिवीजन ने टेंडर जारी किया। राज्य सरकार ने मूर्ति प्रतिमा बनवाने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। इसी बीच कांकावली में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि हम बेहद सावधान रहेंगे। इस बार बनने वाली मूर्ति को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आई, ये भी आप तक हम पहुंचा देते हैं। तो इस मूर्ति को लेकर के अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है, नई प्रतिमा को लेकर के, वो आप जरा समझिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर इस नई प्रतिमा का निर्माण होगा। पहली वाली प्रतिमा जो थी वो 33 फीट की थी। अब जो नई होगी वो 60 फीट की प्रतिमा लगेगी, ये जानकारी है। जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा उसे कम से कम 100 साल की गारंटी देनी होगी, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टेंडर लेने वाली कंपनी को 10 साल तक प्रतिमा की देखभाल भी करनी होगी, यानी कि मेंटेनेंस को लेकर के भी इसमें क्लॉज होगा। साथ ही साथ ये भी शर्त रखी गई कि 6 महीने के भीतर प्रतिमा का निर्माण करा दिया जाएगा, यानी कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। जब निर्माण का जो कार्य है वो बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़े, इसको लेकर के भी यहाँ पर शर्त होगी। इससे पहले जो प्रतिमा यहाँ पर लगी थी उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को किया था, लेकिन 26 अगस्त को वो टूटकर गिर गई। इसके बाद राज्य सरकार ने मूर्ति गिरकर टूटने की जांच के लिए 2 कमेटी बनाई थी। इससे पहले वाली प्रतिमा के बारे में भी कुछ जानकारी आपको हम जरा बता देते हैं। तो देखिए, जो पहली प्रतिमा थी जो कि गिर गई, उसके बारे में अगर बड़ी बातें हम समझे तो देखिए, पिछली प्रतिमा के बारे में जानकारी, नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था। बीते साल प्रधानमंत्री की तरफ से इसका अनावरण हुआ। शिवाजी की मराठा नौसेना के सम्मान में इस प्रतिमा को लगाया गया था, यानी कि ये इसका उद्देश्य था। प्रतिमा के ढहने के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने सत्ताधारी महायुति पर हमला बोला, निशाना साधा था। शिवाजी की प्रतिमा ढहने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इसी जगह पर और भी बड़ी मूर्ति बनवाने का दावा किया।
विपक्ष ने सरकार पर मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला था। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति होना भी स्वाभाविक है। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर अभी भी विवाद खत्म नहीं हुआ। वहां पर उनके दिए गए स्टेटमेंट पर देश में सियासत जारी है। अब इसी कड़ी में एक बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट ही रद्द करने की मांग कर दी। उनका तर्क यह है कि राहुल विदेशों में जाकर कुछ भी बोल देते हैं, देश का अपमान करते हैं। ऐसे में सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए। इसी सिलसिले में सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा। वो लेटर आप देख रहे हैं। इस लेटर के जरिए उनकी तरफ से मांग की गई। तो और क्या बड़ी बातें हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के भाषणों से देश के लोगों को तकलीफ काफी ज्यादा हुई है। ये सवाल भी पूछा कि देश के बाहर जाकर देश का अपमान करने का हक राहुल गांधी को किसने दे दिया। ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। ये सुझाव दिया गया कि सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। तो ये चिट्ठी की मूल बातें हैं जो कि सीपी जोशी ने यहाँ पर लिखी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और उन्होंने ये मांग कर दी। तो पासपोर्ट को रद्द किए जाने के मामले में सीपी जोशी ने राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल की मंशा देश में अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की है। उन्होंने स्वार्थवश और विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर देश हित को ताक पर रख दिया। आपको सुनवा देते हैं सीपी जोशी ने क्या कहा। राहुल गांधी जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो दुनिया में जाकर इस देश के सेना का अपमान करे, इस देश को नीचे दिखाने का काम करे। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इस देश को कहीं के नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। या तो उनको लीडर अपोजिशन से रिजाइन करना चाहिए या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ऐसा मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की है। इस दिशा में निश्चित रूप से, और जब सत्र चलेगा तब भी इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, इस देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी राजनीतिक हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, इस देश का अपमान, इस देश को नीचा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। वैसे बीजेपी सांसद की इस मांग पर कांग्रेस ने तंज जरूर कसा है। इस मामले पर कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सांसद को इतनी समझ में नहीं है कि पासपोर्ट रद्द करने का काम कोई लोकसभा स्पीकर का नहीं होता। उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। वो ना पासपोर्ट जारी करते और ना ही इसे रद्द कर सकते हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश में है, लेकिन राहुल की कुछ बातें अब भी विवाद की वजह है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कई मुद्दों पर अपनी बात की। उनकी तरफ से चीन को लेकर के भी एक ऐसा दावा किया गया था जिसने बीजेपी को आग बबूला कर दिया। उन्होंने अमेरिका में कहा कि इस वक्त चीनी सैनिकों ने दिल्ली जितनी जमीन पर लद्दाख में कब्जा कर रखा है। मैं इसे एक बड़ी आपदा के रूप में देखता हूं। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और इसी को लेकर के बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। और हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है यूपी से, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत आज से हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्च में इसका आयोजन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। मौके पर उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि योगी गेम चेंजर है। उन्होंने यूपी की स्थितियों को बदल दिया। इस मौके पर केंद्र और यूपी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम योगी और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मिलकर कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। अब इस ट्रेड शो की जानकारी भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते कि ट्रेड शो कितना खास है। तो देखिए, 5 दिन तक चलेगा ये इंटरनेशनल ट्रेड शो। इसमें 80 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं। अब ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि इससे आने वाले वक्त में यूपी को, नोएडा को काफी फायदा होगा। तो यूपी देश का एक ऐसा राज्य है और पहला राज्य है जहां पर खुद के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन होता है। पिछले साल भी आयोजित शो में 6000 करोड़ का व्यापार हुआ था और देश के कई क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगर सहित कई विभागों के 2500 से ज्यादा कारोबारी अपना स्टॉल लगाने के लिए पहुंचे थे। इस बार हो रहे ट्रेड शो में भी जो लोग जानना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यूपीआईटीएस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जाने के लिए कोई एंट्री शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप मुफ्त में जा सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की
अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं।